हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम 10th के मैथ्स की चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसकी एक्सरसाइज 3.3 को सोल्व करेंगे। इसके पार्ट 1 में हम ये सीखेंगे कि समीकरणों को हल करने की जो 3 विधियां आपके सिलेबस में है, कौन कौन सी विधियां बता देता हूं आपको। जिनमें से एक है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, तीसरी है वज्र गुणन विधि। पहली विधि को हम बुलाते हैं इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी को बुलाते हैं हम एलिमिनेशन मेथड और तीसरी को बुलाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें से आज हम इस वीडियो में या इस क्लास में जो विधि सीखेंगे वो है प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या होती है प्रतिस्थापन विधि, किस तरह से इससे प्रश्नों को किया जाता है, सब जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। देखिए, जब आपको दो समीकरणें दी गई होती हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक समीकरण तो ये है, तथा दूसरी समीकरण आपको इस तरह दे दी जाए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और हमसे बोला जाए कि इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तब हम इन दोनों में से सबसे पहले किसी एक समीकरण का चयन कर लेते हैं। जैसे इसका चयन कर लिया हमने और इसके एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। एक चर का मान अभी चाहूंगा दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर लेते हैं और ज्ञात करके ये मान हम कहाँ रखते हैं, कर लेते हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप बनाकर आपको यहाँ सिखाता हूँ। अब एक चर और दूसरा चर का मतलब क्या है, मतलब है इसका दैट मीन्स x का मान y के पदों में ज्ञात कर लो या y का मान x के पदों में ज्ञात कर लो। तो x का मान y के पदों में ज्ञात कर लिया, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। और ये जो मान यहां से आता है इसको दूसरी समीकरण में रख देते हैं, निकाल कर दूसरी अर्थात ये वाली जो समीकरण है यहां रख देते हैं, हम दूसरी समीकरण में रख देते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये जो दूसरी समीकरण होती है ये एक चर में बन जाती है, और एक चर वाली समीकरण का हम आसानी से हल ज्ञात करना सीख चुके थे। कक्षा 6 से लेकर 8 तक हमने बड़े जोरों शोरों से यही सीखा है, ठीक है। तो ये हो गई थ्योरी इसकी, और कुछ जो आपको समझाना था वो यहीं पे होता है कंप्लीट। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज जो हमारे सिलेबस में है उसमें कैसे क्वेश्चन है और किस तरह से देखने हैं इसके बारे में देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 आपके सामने है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट दिए गए हैं और इनमें समीकरण युग्म दिए गए हैं। आपको इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको लेकर समझते हैं। आपके पास दो समीकरणें हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ओह माफ कीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए हमने इनको। अब यहां से आगे आपकी मर्जी जिस भी समीकरण को लेकर आगे बढ़ने की है उस समीकरण को चूज कर लीजिए आप। तो समीकरण 1 ले लेता हूं मैं। समीकरण 1 से देखो, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करने वाला हूं। कैसे ज्ञात करते हैं सीख लीजिएगा। देखिए, समीकरण 1 में मैंने x को यहीं पे रखा, ये जो x है ना इसको यहीं पे रखा, और इस y को दूसरी साइड भेज दिया इधर, ठीक है। y को दूसरी साइड भेजूंगा तो ये 14 माइनस
y हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब x का ये जो मान निकाला है आपने y के पदों में, इसको आप समीकरण 2 में रख दोगे। तो इसको समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए फिर, ये है आपके पास समीकरण 2। इसमें x के स्थान पर यहाँ क्या रखना है आपको, 14 माइनस वाई रखना है। तो 14 माइनस वाई, और माइनस वाई पहले से है, इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। या हम इसको कह सकते हैं 14 माइनस वाई, 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। या फिर हम इस 2y को इस साइड पे ले जाएं तो ये प्लस का 2y बन जाएगा, और इस 4 को इस साइड पर लेकर आए तो ये 14 माइनस 4 बन जाएगा। तो यहाँ से 2y इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। या मैं आपसे पूछूं कि y का मान कितना आएगा, तो y का मान 2 से 10 को विभाजित करके आएगा, अर्थात y का मान 5 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 5 आ गया। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए इसके ऊपर। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी प्रकार से ये जो y का वैल्यू आया है इसको प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण 3 में, ठीक है। या रख देंगे या प्रतिस्थापित कर देंगे, दोनों एक ही शब्द है। तो देखिए कैसे करेंगे आगे। अब y का मान समीकरण 3 में, देखो समीकरण 3 में रख दो तो भी वैल्यू आ जाएगा, समीकरण 1 में रख दो तो भी वैल्यू आ जाएगा, और समीकरण 2 में रख दो तो भी वैल्यू वही आएगा। सॉरी, x इक्वल्स टू 14 माइनस 5, तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा ना। x का वैल्यू आ गया है 9। लीजिए दोनों x और y के वैल्यू आ गए, और समीकरण को हल करने से मतलब x और y दोनों के वैल्यू निकालना ही होता है। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट हल, अभीष्ट हल, अभीष्ट मतलब जो हमें चाहिए था वो अभीष्ट हल हो जाएगा x इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 5। कंबाइंडली दोनों को एक साथ एक ब्रैकेट में बंद करके आंसर लिख देते हैं, ठीक है। समझ गए। अभी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे और अधिक क्लियरिटी के साथ समझेंगे। देखिए ये है क्वेश्चन 2 यानी पार्ट 2 इसका। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ जो समीकरण 2 हम देख रहे हैं वो बड़ी अटपटी सी देख रहे हैं। बच्चों के देख कर ही दिमाग घूम जाता है इस तरह की समीकरणें। तो इसको आप चाहे तो पहले सिंपलीफाई कर लें। कैसे सिंपलीफाई करेंगे, चलो मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताता हूँ। आप सबसे पहले लिखेंगे दी गई समीकरणें, s माइनस टी इक्वल्स टू 3, इसको तो आप इक्वेशन 1 मान लेंगे। वह दूसरी दी है s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। या देखो भाई 3 और 2 दोनों का एलसीएम क्या हो सकता है, 3 दूनी 6 हो सकता है। तो 6 से इस पूरी समीकरण में गुना करा दो। 6 से गुणा कराने पर 6 से गुणा कराने पर क्या होगा, s/3 बाई और इंटू में 6 आ जाएगा, t/2 इंटू में 6 आ जाएगा, और 6 इंटू में 6 आ जाएगा। सबके साथ 6 से गुणा करा दी तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा।
और यहाँ 36 बन जाएगा, तो ये 2s हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण 2। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर आप में इतनी तार्किक अक्षमता विकसित हो गई है कि इसको डायरेक्ट कर सको तो डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ऐसे करके कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक समीकरण को लेंगे। तो मैं समीकरण 1 को ले लेता हूं। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से मैं s का मान t के पदों में ज्ञात करने वाला हूं। तो s को यहीं पर रखा और t इधर आएगा तो 3 के साथ जुड़ जाएगा, तो ये t प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दो। प्रतिस्थापित करने पर कीजिए प्रतिस्थापित। समीकरण 2 में ये है आपके पास समीकरण 2 यहाँ पर। इसमें जहाँ पर s दिखता है वहाँ पर t प्लस 3 रखना है आपको। तो 2 एज इट इज रहा, t प्लस 3 रख दिया s के स्थान पर प्लस 3t इक्वल्स टू 36 हो गया। अब 2 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कराएंगे तो 2t प्लस 6 हो जाएगा और प्लस 3t इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। 2t और 3t जुड़कर 5t हो जाएंगे, तो 5t बराबर इस 6 को मैं इधर पक्षांतरण करवा दूं तो ये 36 में से घट जाएगा, तो यहाँ t बराबर बचेगा। देखो यहाँ कितना बचेगा, 30 बचेगा, यहाँ पर लिख दिया। और ये जो t के साथ 5 था ये इसके अपोन में आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 5। तो 5 अंक 30, t का वैल्यू 6 मिल रहा है हमें, ठीक है। t का वैल्यू मिल गया 6। अब ये t का मान दोनों में से किसी एक समीकरण में प्रतिस्थापित कर दो। तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दूं इसको। अब t इक्वल्स टू 6 समीकरण 1 में रखने पर देखो समीकरण 1 क्या था हमारे पास, मैं दिखाऊं आपको। ये था समीकरण 1, s माइनस टी इक्वल्स टू 3। यहाँ s माइनस टी के स्थान पर 6 रख दो इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। और पक्षांतरण करके इसे इधर ले जाऊंगा तो ये 3 में जुड़ जाएगा और 6 और 3 जुड़कर 9 हो जाएंगे। तो ये वैल्यू आता है s का, ठीक है। तो ये आ गए इसके आंसर, ये भी और ये भी दोनों आंसर हैं इस समीकरण युग्म के। माफ कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट है देखिए, दी गई समीकरणें 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। वह 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ये दोनों ही इक्वेशन सेम है दोस्तों, ये और ये दोनों सेम है ना। कैसे, अगर आप इसमें 3 से भाग करवा दो ना तो ये वही है जो ऊपर दी गई है, 3 तिया 9, 3x माइनस वाई बराबर 3, है ना। तो ऐसी समीकरण के ये संपाती समीकरण है और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं इनके, लेकिन हमें तो इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण 1 ले लेंगे। समीकरण 1 से देखो पक्षांतरण कर रहा हूं, y को इधर ले जा रहा हूं, 3 को उधर ले जा रहा हूं, तो क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू 3x माइनस 3 बन जाएगा ना। इसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित भी करना हूं। समीकरण 2 में
प्रतिस्थापित करने पर 9x को एज इट इज लिखो, 3 इंटू वाई के स्थान पर 9x माइनस 3 लिख दो, इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। अब ये 9x माइनस 9 या 27 हो जाएंगे ना, 27x और माइनस 9 बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, समझे? कुछ मिस्टेक हुआ है भाई। मिस्टेक कहाँ हुआ है? यहाँ पर। यहाँ 9 नहीं है, यहाँ क्या है? यहाँ 9 नहीं है, यहाँ 3 था, 3। तो ये 9x माइनस 9 ऐसे हो जाएगा। 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा और माइनस 9 नॉट इक्वल्स टू 9 लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि इम्प्लाइज दैट समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्योंकि भाई x का वैल्यू 0 आ गया, इसलिए x का वैल्यू यहाँ पर 0 आ गया है और y का वैल्यू भी इसी प्रकार से हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण के अनेक हल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट को कॉपी करते हैं। ये है नेक्स्ट पार्ट। दी गई समीकरणें, और समीकरणें यही, इनको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड नाम दे देता हूँ। लेकिन इसमें ये जो डेसिमल आ रहा है, शायद कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम कर दे, क्योंकि बच्चे दरअसल घबराते हैं जब डेसिमल की गणनाएं आ जाती हैं। तो इसको मैं पहले हटाने के लिए क्या कर रहा हूँ, दी गई समीकरणों में 10 से गुणा करना हूँ। समीकरणों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ बन जाएगा 3y इक्वल्स टू, यहाँ बन जाएगा 13 बन जाएगा। समीकरण एक इसको कह दीजिए अब। ठीक है, ऊपर से हटा दीजिए, ये हटा देता हूँ यहाँ से। समीकरण एक उसको कह दिया आपने। वह दूसरी समीकरण में जब 10 से गुणा करवाएंगे प्रत्येक पद में, तो ये इस तरह बनेगी, इसको समीकरण 2 कह देंगे। ठीक है, अब आपको कोई एक समीकरण सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है या चूज करके आगे बढ़ना है। तो समीकरण एक ले लेता हूं मैं। समीकरण एक से, समीकरण एक से 2x को अगर यहीं पे रखूं, इस 2x को अगर यहीं पे रखूं और 3y को उधर ले जाऊं, तो ये बन जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y। या इस x को भी यहां से हटाऊं तो x इक्वल्स टू, सॉरी 2 को यहां से हटाऊं तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। और इसे प्रतिस्थापित कर रहे हैं अब हम समीकरण 2 में। को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो कर दो प्रतिस्थापित। 4 को एज इट इज लिखो, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ और x के स्थान पर ये वाली वैल्यू भर दो, 13 माइनस 3y बाई 2 और प्लस में 5y एज इट इज रहेगा। और ये 23 था ना, एक बार चेक कर लेते हैं, 23 ही है। अब इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, और इस 2 की गुणा इसके साथ भी हो जाएगी और इसके साथ भी हो जाएगी। तो ये 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा।
अब -6y और +6y जब इनको जोड़ेंगे तो -y मिलेगा, ठीक है। और इस 26 को मैं इस साइड ले जाऊं 23 की ओर, तो ये 23 - 26 हो जाएगा। यहाँ -y = -3 मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y का वैल्यू 3 आएगा। तो ये y का वैल्यू हो गया। अब y का वैल्यू आप प्रतिस्थापित कर दो समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक में। तो y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण 1 में रखने की बजाय हमने लिखा है यहाँ समीकरण 1 में न रखकर हम यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप, ये जो हमने कैलकुलेशन किया था इसमें हम y का वैल्यू रखते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन समीकरण 1 से करके ही हमने यहाँ पर ऐसा बनाया है इसको। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा, नीचे से ही लिखते हैं यहाँ से, x बराबर हो जाएगा 13 - 3 × 3 और बाई 2। तो ये हो जाएगा 13 - 9/2। 13 में से 9 घटे 4 बचे, बटे में 2 आया, तो कितना आया आफ्टर कैलकुलेशन 2 ही मिलेगा। तो x का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है। ये दोनों ही समीकरण के अभीष्ट हल हैं और आंसर भी हैं, ठीक है। समझ गए? चलिए तो फिर नेक्स्ट पार्ट समझाता हूं आपको इस क्वेश्चन का, अंडर रूट में जो दिया है। देखो इसको ना देखने से ही मैं बता सकता हूं यहाँ y भी 0 होगा और x भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ समीकरणों में x का पद है, y का पद है, लेकिन अचर पद नहीं है। अचर पद मतलब यहाँ +2 -2 या +4 -4 या +3 -3 नहीं है। और ऐसे ही नीचे वाली समीकरण में x और y के पद हैं, केवल अचर पद नहीं है। और जिन समीकरणों में अचर पद नहीं होते वो मूल बिंदु से जाने वाली समीकरणें या रेखाएं होती हैं, और उनमें x का वैल्यू भी 0 होता है और y का वैल्यू भी 0 होता है, अर्थात ये एक हल होता है इनका। अब ये हल वास्तव में 0 0 आता भी है या नहीं, ये हम चेक करेंगे प्रतिस्थापन विधि लगाकर। इसको हमने समीकरण 1 कह दिया और इसको हमने समीकरण 2 कह दिया है। अब हम समीकरण 1 से √2x को यहीं रखते हुए दूसरे पद को 0 की तरफ ले जाएंगे तो -√3y आ जाएगा, या फिर x बराबर होगा -√3, और ये जो √2 है इसके बटे में आ जाएगा, तो √2 बटे में आ गया और इंटू में y हो गया। इसको हम प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण 2 में, को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए समीकरण 2 में यहाँ जो x दिख रहा है इसके स्थान पर एक ब्रैकेट लगाइए और इस ब्रैकेट में x का ये वाला वैल्यू भर दीजिए, -√3/√2 और इंटू में y, और -√8y है = 0 हो जाएगा। या अब हम इस √3 की मल्टीप्लाई इस पद के साथ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/√2 इंटू y, ठीक है। here are some mistake, no, there is no mistake। चलिए फिर एक बार रीचेक कर लेता हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये इधर आ गया पद, ये इसके साथ से नीचे आ गया, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। -3y/√2 हो जाएगा, -√8y = 0 हो जाएगा, ठीक है।
या यहाँ से दोनों पदों में y आ गया और y को मैं कॉमन ले लूँ तो y को कॉमन लेने पर ये -3/√2 और -√8 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। और अब इस पूरे पद को यहाँ से हटाऊं, ये वाला पद जो है इसको मैं दूसरी ओर ले जाऊं तो ये 0 के अपोन में आएगा, यानी 0 को भाग देगा। और 0 को भाग देने से कोई भी संख्या हो जिससे हम 0 को भाग दे रहे हैं तो आंसर में हमें 0 ही मिलता है। तो इस तरह आ गया है y का वैल्यू 0। अब y का मान हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं। y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, देखो समीकरण 1 की जगह हम यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे क्योंकि ये हमने समीकरण 1 से ही प्राप्त किया था। तो x बराबर हो जाएगा √3/√2 और गुणा 0, इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू भी मिलेगा 0। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0, ये इसके आंसर हो जाएंगे। ये भी आंसर है और ये भी आंसर होगा। तो क्लियर, समझ गए? चलिए फिर ये पार्ट देखते हैं इसका कैसे सोल्व होगा। ये देखो, ये तो हो गई समीकरण 1, ये हो गई समीकरण 2। आप चाहें तो इनके जो एलसीएम है 3 और 2 के 6 हो जाएगा एलसीएम, उससे समीकरण 1 को गुणा करवा लें और समीकरण 2 को गुणा करवा लें तो ये ax + by + c = 0 के फॉर्म की बन जाएगी। या फिर इनको एज इट इज जैसी ये दी गई हैं इसी तरह से सोल्व कर दे। तो मैं इसी तरह से सोल्व करूंगा जिस तरह से हमें ये दी गई है। तो समीकरण 2 को लेकर चलता हूं मैं। समीकरण 2 से इस x/3 को रख रहा हूं यहीं पर इसी साइड में, और इस y/2 को ले जा रहा हूं 13/6 की साइड में। तो ये 13/6 एज इट इज रहेगा और माइनस में y/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने मान लिया। इक्वेशन 3 मानो या फिर ऐसे ही आप कह दो कि को समीकरण। अब इसको किस में प्रतिस्थापित करोगे? 2 से तो आपने ये निकाला ही है, तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा आपको इसे। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 में यहां देखो, यहां x/2 के स्थान पर, ठीक है, x/2 के स्थान पर, एक मिनट x के स्थान पर, यहां से थोड़ा सा और कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ेगी। इसको हटाता हूं। देखो क्या करना है मुझे इसमें कैलकुलेट, और यहाँ से x का वैल्यू मुझे रखना था x = 3 × में ये 3 है ना, इसकी गुणा करवा देंगे इधर इस वाली वैल्यू के साथ। तो अब करो प्रतिस्थापित समीकरण 1 में। तो 3/2 को एज इट इज लिख दो। अब एक ब्रैकेट लगाओ x के स्थान पर। तो यहाँ ये वाली वैल्यू पुट करो, 3 × 13/6 माइनस y/2 माइनस 5y/3 = -2। एक बार फिर से समझा रहा हूं, समझ लेना। समीकरण 2 से क्या किया हमने? समीकरण 2 से इस पद को यहीं रखते हुए बाकी सारे पदों को इधर भेज दिया। तो इधर जाने पर ये 13/6 माइनस y/2 बन गया, और ये जो 3 था इसको इसके साथ ले जाने पर गुणा करा दी इधर, तो ये 3 मल्टीप्लाई में आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ से उठाकर हमें प्रतिस्थापित करना है यहाँ x के स्थान पर। तो यहाँ हमने पहले ये 3/2 एज इट इज लिख दिया, ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और फिर x के स्थान पर ये पूरा वैल्यू यहाँ से उठाकर
यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, तो ये आ गया। और -5/3 ये जो पद था ये एज इट इज रखा यहाँ पर, और इक्वल्स टू -2। अब कैलकुलेट कीजिए आगे। देखो 3 तियां 9 हो जाएंगे, 9/2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इस 9/2 की मल्टीप्लाई यहां भी करवा रहा हूं और यहां भी करवा रहा हूं दोनों के साथ। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। 13×9 = 117 होते हैं। बटे में 6×2 = 12 माइनस 9y/4 हो जाएगा, माइनस 5y/3 और बराबर -2 आएगा। या 117/12 को एज इट इज लिखा। यहां दोनों ही पदों के माइनस को कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस कॉमन ले लिया, ये 9y/4 रह गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 5y/3 रह गया और बराबर -2 हो गया। या 117/12 को एज इट इज लिखा। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 4 तिया 12, 12 एलसीएम हो गया इनका। 3 की गुणा इस 9 के साथ करवाएंगे, 9 तिया 27 वाई हो जाएगा और प्लस 4 पंजे 20, ये 20 वाई हो जाएगा और बराबर -2। ठीक है, अब ये 12 हो गया एलसीएम इसका। ये 117 लिखा है एज इट इज। यहाँ 27 देखो ये ना ब्रैकेट में है यहाँ अंदर, 27 और 20 दोनों को जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे ना। तो ये 47 वाई हो गया और बराबर -2 हो गया। अब हम करने क्या वाले हैं? अब हम 12 को इधर मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 117 - 47 वाई बराबर 12×2 = 24 हो जाएगा, माइनस का 24। 47 वाई को इधर पक्षांतरण कीजिए और 24 का इधर पक्षांतरण कीजिए, तो 47 वाई बराबर आ जाएगा 117 - 24। ठीक है, 117 - 24। अब हम क्या करते हैं, 117 ये -24 नहीं होगा भाई, क्या होगा? ये +24 होगा, ये उधर जाकर जुड़ेगा ना। तो अब हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं और जोड़कर हम इसको 47 से भाग करवाएंगे। जोड़ने पर कितना आएगा? 7 और 4 11 हो जाएंगे, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा। तो 141 को हम 17 से भाग करवाएंगे। कितने से? 47 से भाग करवाएंगे। तो 47 से भाग करवाने पर आएगा 3 हमारे पास। देखो यहाँ ध्यान से देखना क्या करने वाले हैं। y = 141/47 और यहाँ 3 बार डिवाइड करेगा, इम्प्लाइज दैट y का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब ये y का वैल्यू मैं प्रतिस्थापित करने जा रहा हूँ कहाँ पर? यहाँ पर। y = 3 समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, 2 से निकाला था ना हमने वैल्यू, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो ये है समीकरण 2 से निकाला गया वैल्यू। यहाँ पर इसको कर दीजिए प्रतिस्थापित। x = 3 × 13/6 - 3/2 हो जाएगा। 3 × 6 एलसीएम आ गया, 13 माइनस 2 तिया 6 होते हैं और 3 की 3 में गुणा होके 9 हो जाएगा, बराबर 3 गुणा 13 में से 9 गए 4, 4/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आया? 2। तो x का वैल्यू आ गया 2, ये x का वैल्यू है। तो इम्प्लाइज दैट x = 2 और y = 3, ये इसके आंसर आ जाएंगे, ये इसके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन और इसके ऑल पार्ट्स हम कर चुके हैं सॉल्व।
उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा, आपने अच्छे ढंग से सीखा होगा। जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनके लिए जो क्लास है वो अभी देखिए आपको स्क्रीन पर शो होनी शुरू हो गई होगी, यहाँ से आप टच करके नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।